नमस्कार बच्चों। आज हम लोग अरस्तू के दास्ता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अरस्तू से पहले पश्चिम में राजनीतिक चिंतन की शुरुआत प्लेटो ने कर दी थी। प्लेटो अरस्तू के गुरु थे। लेकिन जहाँ तक दास्ता का प्रश्न है, प्राचीन समय में दास प्रथा यूनानी समाज और अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ थी। प्लेटो जो प्राचीन राजनीतिक दार्शनिक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दास्ता के प्रश्न पर चुप्पी साध ली, जिससे ये भ्रम होता है कि वो दास प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। परंतु अपनी पुस्तक लॉज में आगे चलकर प्लेटो ने इस प्रथा को मान्यता प्रदान की। प्लेटो और अरस्तू के समकालीन जो सोफिस्ट विचारक थे, वो दास प्रथा को अप्राकृतिक, अनैतिक और अनुचित मानकर इसको समाप्त करने के पक्ष में थे। किंतु अरस्तू, जिन्हें राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक अध्ययन का प्रवर्तक माना जाता है, उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए दास प्रथा का समर्थन किया है। क्योंकि अरस्तू स्वयं भी अनेक दासों के स्वामी थे। साथ ही यदि अरस्तू ऐसा नहीं करते तो यूनानी सभ्यता का अस्तित्व संकट में पड़ जाता, क्योंकि उस काल में दासता को मिटा देने का अर्थ था उस आधार स्तंभ को हटा देना जिस पर समस्त यूनानी सभ्यता का भवन टिका हुआ था। अतः अरस्तू ने दास प्रथा का समर्थन किया है और दास प्रथा पर अपने विचार प्रकट किए। सबसे पहले अरस्तू दासता का अर्थ व उसकी प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। अरस्तू के अनुसार दास पारिवारिक संपत्ति का एक भाग है। उसके अनुसार जो स्वभावतः अपना नहीं है लेकिन दूसरों का है, वह दास है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता है और यहाँ तक कि जिसका अपना मस्तिष्क भी नहीं होता है, अर्थात जो दूसरों के नियंत्रण में हो, दूसरों के से पराधीन हो। अरस्तू के अनुसार राज्य चूंकि गृहस्थियों के संयोग से बनता है, इसलिए दास प्रथा को समझने के लिए हमें गृहस्थी के प्रबंध को समझना चाहिए। अरस्तू के अनुसार गृह प्रबंध के विभिन्न अंग उन व्यक्तियों के साथ जुड़े होते हैं जिनके सहयोग से गृहस्थी बनती है, और पूरी गृहस्थी में स्वतंत्र नागरिक भी होते हैं और दास भी। परिवार के प्रमुख अंग है स्वामी और सेवक, पति और पत्नी, पिता और संतति। अरस्तू के अनुसार संपत्ति गृहस्थी का हिस्सा होती है। संपत्ति अर्जित करने की कला गृह प्रबंध की कला का एक अंग है। उसके अनुसार संपत्ति दो प्रकार की होती है, सजीव और निर्जीव। निर्जीव संपत्ति में अरस्तु मकान, खेत और दूसरी अचल संपत्ति को रखते हैं, तथा सजीव संपत्ति में हाथी, घोड़े, पशु व दास आदि सम्मिलित हैं। अरस्तु के अनुसार किसी भी परिवार की सफलता और उसके कल्याण के लिए दोनों प्रकार की संपत्ति अनिवार्य है। अरस्तू कहते हैं कि जिस प्रकार कुछ उपकरण अन्य उपकरणों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार दास जो एक सजीव उपकरण है अन्य निर्जीव उपकरणों की अपेक्षा अग्रणी होता है, क्योंकि निर्जीव उपकरणों से तब भी काम लिया जा सकता है जब उनसे पहले सजीव उपकरण विद्यमान हो। दूसरे शब्दों में कहें तो अरस्तु ने दास को मनुष्यों की श्रेणी में न रखकर उपकरणों की श्रेणी में रखा है।
दास परिवार की संपत्ति है, उसका उपकरण है और उसका महत्व परिवार के कल्याण कारण है, उससे पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार अरस्तु द्वारा प्रतिपादित दासता के अर्थ से उसकी प्रकृति स्पष्ट होती है। दासता की प्रकृति स्पष्ट करते हुए अरस्तु 3 बातें बताते हैं। नंबर 1, जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से स्वयं अपना नहीं है बल्कि दूसरे का है, फिर भी मनुष्य ही है, वह स्वभावतः दास है। दूसरा, वह व्यक्ति जो मनुष्य होते हुए भी संपत्ति की एक वस्तु है और दूसरे के अधीन रहता है, दास कहा जा सकता है। तीसरा, संपत्ति की वस्तु जो कार्य का उपकरण है और जिसे संपत्ति के स्वामी से पृथक किया जा सकता है, वह दास है। इस प्रकार अरस्तु दासता के अर्थ वह उसकी प्रकृति को स्पष्ट करते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि जो स्वभावतः अपना नहीं है, जिसका मस्तिष्क भी उसके नियंत्रण में नहीं है, बल्कि जो दूसरों के पराधीन है, दूसरों के विचारों का अनुसरण करते हैं, दूसरे की संपत्ति का एक उपकरण मात्र है, वह दास है।